एस वर्ब होती है और सी वाला नाउन होता है। सलाह और सलाह देना, मेरी सलाह मान, तो वो सलाह क्या हुआ? एडवाइस। और सलाह किसी को देते हैं, वर्ब एज ए वर्ब, वो क्या हुआ? एडवाइस। और फिर हमने इसमें यह देखा कि इस तरीके से आपके सामने ये सेंटेंस आया, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या इस सेंटेंस में ऑर्डर है? क्या इसमें एडवाइस है? इस सेंटेंस में बात किसकी हो गई? एडवाइस की। तो क्या एडवाइस वाले सेंटेंस लेट से बन सकते हैं? तो इसका पैसिव मैं बनाऊं तो कैसे फ्रेम करूं? लेट के बाद लेट द ट्रैफिक रूल्स और बी फॉलोड। लेट द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड। और इसी सेंटेंस का पैसिव अगर मैं क्या ऐसे बनाऊं, यू आर एडवाइज्ड, ऐसा आएगा। चलो आपकी बात मान लेते हैं, टू फॉलो मुझे पूछने ही नहीं दिया आपसे क्वेश्चन, आपने पहले ही बता दिया, अच्छा लगा। इसका एक पैसिव और बन सकता है। देखो अब बात ऐसे समझना, रिक्वेस्ट वाले के पैसिव कितने बने? रिक्वेस्ट का एक ही बना, जो अभी देखा ना हमने, प्लीज और काइंडली वाला। रिक्वेस्ट का एक पैसिव, ऑर्डर के और एडवाइस के। तो यहां जब सेंटेंस ये आया, आपने देखा कि एडवाइस है, तो एक दोनों ये पैटर्न तो हमने ऑलरेडी पढ़े। और अगर मैं इतना ही पढ़ा के मैं चला जाऊं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है तीसरा ऑप्शन क्लिक वो करके ऑप्शन में दे। तो बहुत ही सिंपल है, एक सेंटेंस देखोगे तो आगे वाले सारे आप कर दोगे। क्या आपने इस सेंटेंस में पहचान लिया एडवाइस है? दो पहले वाले पैटर्न पे बना दिया। थर्ड पैटर्न आप सबको पता होगा कि एक मॉडल का यूज होता है एडवाइस के लिए, शुड। मॉडल शुड का यूज एडवाइस के लिए होता है। इस सेंटेंस को ऐसा भी बनाया जा सकते हैं, देखो इसकी बिगिनिंग करना आप, इसका ऑब्जेक्ट कहां है इसमें सेंटेंस में? यस, द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलो। ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए। ऑल्दो मुझे पता है समझ में आ गया, लेकिन मैं एक सेंटेंस और देना चाहूंगा। ये आज ये बदमाशी क्यों कर रहे हैं बोर्ड, है ना? हेल्प द नीडी। हेल्प द नीडी, भाई जरूरतमंदों की सहायता करो। क्या ये वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है? इंपेरेटिव है क्या? इंपेरेटिव में भी देखें तो ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है? नहीं, ये एडवाइस है। रिक्वेस्ट भी नहीं है, ये एडवाइस है। तो ऐसा पता चला एडवाइस वाले सेंटेंस तीन बनेंगे। एक तो बना दिया लेट से, लेट द नीडी बी, लेट द नीडी बी हेल्प। और दूसरा बना दिया यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द नीडी। और थर्ड, द नीडी। ये अंग्रेजों की तरह कौन बोल रहा है? द नीडी शुड बी हेल्प। सही है। बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं गया, बहुत ज्यादा कम भी नहीं पढ़ाया, जितना पढ़ाया सफिशिएंट है। इतना ध्यान रख लोगे काम बन जाएगा। वो चलने दो। साइंस मतलब टॉपिक इतना खतरनाक था क्या कि सर
लेंदी बहुत ज्यादा, पढ़ना पड़ेगा भाई, जॉब ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी। एक बार लिख लो, दोबारा समझा दूंगा। और टॉपिक जितना डिफिकल्ट लग रहा है ना या होगा, उसका वन, आप ये मान के चलो, उसका 10% भी आपको एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे सॉल्व करते वक्त। एमसीक्यूज में बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे एमसीक्यूज से, जो 4 ऑप्शन आएंगे। मंडे को इसकी शीट सॉल्व करेंगे, लेकिन आप जल्दी लिखोगे तो है। अगर इंट्रो थोड़ा इंट्रोगेटिव है, वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन अच्छे से करना होगा, डिटेल में करना होगा। अगर वो हो पाया, नहीं तो मंडे को हाफ एन आवर में हो जाएगा, और हाफ एन आवर में प्रैक्टिस कर लेंगे। ज़्यादा ऐसा भागने का भी मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगेगी तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। नेक्स्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नोट हो चुका है? हो गया। अब इंसान जाए तो जाए कहाँ, बताओ। क्या हुआ? क्या हो गया, क्या हो गया? प्लीज प्लीज इधर देखो आप। अब तो बढ़े आगे। आप ऐसा मत सोचना कि मैं टाइम कम दे रहा हूं, आपके लिखने की स्पीड कम है। किसी नहीं, इंग्लिश में तो है, ये मान के चलो। ठीक है। अब मैं तो अकेला हूं, आप इतने सारे लोग हो। ठीक है, आप जो कह रहे हो मानना पड़ेगा। समझ सकता हूं, समझ सकता हूं मैं। अब तो बढ़े आगे।
लास्ट टाइम पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो कि वापस जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों जरूरत क्यों पड़ेगी? हाँ जी। हाँ। अब ठीक है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, लेकिन उन लोग वो लोग जब आप लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का आपको नॉलेज हो। ऐसे तो 10th क्लास तक कहते हैं कि भाई इन फ्यूचर जो 10th में पढ़ाया गया था इन फ्यूचर कभी काम आया नहीं, बहुत सारा मैटर, तो वो क्यों पढ़ा गया? वो हमारे विजडम के लिए भी होता है। और जब तक चीजें डिफिकल्ट नहीं करेंगे तो अच्छे कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट होके आएंगे? आपको आपके कंफर्ट जोन में ही रखेंगे तो अच्छे जो कैंडिडेट्स है वो कब आएंगे? जब वो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से सोच रहे होंगे। हैं? ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं है, ये आपकी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, स्किल के हिसाब से है। नेट में कहाँ इंग्लिश आती है? नेट में इंग्लिश कहाँ है? नहीं, टफ तो होता है, फर्स्ट जो पेपर होता है, जनरल पेपर जो होता है उसमें इंग्लिश तो होती नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन अब तो और डिफिकल्ट हो गया। पहले तो 60 क्वेश्चंस आया करते थे, 60 में से 50 करने होते थे, 60 में से 50 करने होते थे। और पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, सब्जेक्ट के दो पेपर्स हुआ करते थे। सेकंड में 50 क्वेश्चंस, थर्ड में 75 क्वेश्चंस। कितने लोगों का नेट है? सभी नेट वाले हैं? 11 वाले भी हैं? पीएचडी के लिए कोई पीएचडी में एनरोल है क्लास में? बन जाओगे। बन जाओगे, बन जाओगे। अरे ये संघर्ष है, मैं कह रहा हूं ऐसे। जिस दिन सिलेक्शन और होगा और है ना, मतलब आपके मन में ऐसे लगेगा कब हो गया ये। वो कहते हैं कि सक्सेस सीम्स डिफिकल्ट अंटिल इट इज अचीव्ड। जब होने के बाद लगेगा बहुत आसान था। संघर्ष तो पहले ही होता है बस। इसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं हल्का सा। हाँ, आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने बोला ही नहीं कुछ। हो गया? सुनो, सेंटेंस एग्जाम में दिया, सेंटेंस को पढ़ते ही सबसे पहले चीजें सोचोगे ना, माइंड में रूल्स आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सबसे पहले आपके माइंड में चीज आनी चाहिए, वो जो सेंटेंस दिया हुआ है वो इंपेरेटिव है। पहचान लोगे?
कैसे पहचाना कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट से भी हो सकता है और प्लीज या काइंडली से भी हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। फिर हमने देखा, मैं इसलिए स्लाइड चेंज नहीं कर रहा, मैं रिकैप करवाना चाह रहा हूं, जो पढ़ा है एक बार उसको याद करो फिर दिखाऊंगा मैं। क्योंकि फिर क्या हुआ, आपने देखा, सोचा कि भाई इस टाइप के 3 सेंटेंस टाइप से बन सकते हैं इंपेरेटिव। फिर हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब पैसिव बनाना है तो ये चीजें शुरुआत में आपको स्ट्रेस देकर आपको सोचनी पड़ेगी, बाद में तो फ्लो में अपने आप आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा अगर वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर की बात हो रही है, सेंस किसका है, ऑर्डर का, तो उसके 2 पैसिव बन सकते हैं, एक तो लेट वाले स्ट्रक्चर से और एक यू आर वाले स्ट्रक्चर से। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट और बी प्लस थर्ड फॉर्म, और यू आर ऑर्डर टू से कर देंगे। अगर वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का है तो लेट से उसका पैसिव नहीं बनेगा, ऑप्शन में लेट वाला होगा लेकिन वो गलत माना जाएगा, रिक्वेस्ट वाले का एक ही पैसिव है। और अगर एडवाइस की बात है तो उसके पैसिव कितने हुए, 3 हुए, जो हमने यहां पर इसमें देख लिया। इंपेरेटिव पैटर्न क्या होते हैं, मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये 2 स्ट्रक्चर्स हो गए। फिर हमने इसके बाद में प्लीज से देखा और फिर हमने ये वाला एडवाइस वाला देखा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूं, डोंट टर्न अप द वॉल्यूम, डोंट टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज बढ़ाने को टर्न अप और आवाज कम करने को टर्न डाउन। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसका पैसिव बनाना है तो पहले तो सोचो कि पैसिव कितने बन सकते हैं इसके, ऑर्डर है, डोंट से बोला तो डायरेक्ट ऑर्डर ही हुआ, तो लेट से भी बन सकता है। और अब क्या किया हमने, अगर मैं लेट से बनाऊं तो सिंपल सी बात समझना, तो अब जब आपने इसमें देखा कि ये नेगेटिव है और ये ऑलमोस्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ना, नेगेटिव फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने क्या किया, इसका जब पैसिव बनाया तो आपने लेट, ऑब्जेक्ट का है, लेट द वॉल्यूम नॉट बी टर्न अप, ये जो नॉट है वो इसके साथ में नेगेटिव फॉर्म यहां रह गई। इसी को अगर मैं चाहूं यू आर ऑर्डर्ड, अब जिस तरीके से आपने टू लिखा, अब नेगेटिव है तो नॉट टू कर दो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टर्न अप द वॉल्यूम। क्या इस सेंटेंस में देखकर आप ये पहचान पा रहे हो कि इसमें कोई काम करने के लिए मना किया गया है? मना करना जो होता है, इसके लिए इंग्लिश में एक टर्म और आता है, फॉरबेड आता है। फॉरबेड होता है जब मैं आपको कोई काम करने के लिए मना कर रहा हूं, ऐसा मत करना, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, वो फॉरबेड होता है। तो आपको इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो फॉरबिडन होती है, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन होती है। अब इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव है तो इसको आप इसके अंदर ऑर्डर्ड की जगह आप क्या लगा सकते हो, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा भी बन सकता है, यू आर ऑर्डर्ड की जगह यू आर फॉरबिडन। अब नॉट टू नहीं आएगा वापस, अब टू आएगा, यू आर फॉरबिडन टू टर्न अप द वॉल्यूम। बात वही है जो आपने पढ़ी अभी तक, बस हमने एक छोटा सा एस्पेक्ट और ऐड किया है। अगर ये सेंटेंस होता, देखो एक काम करो, एक बार इसको भूल जाओ, सेंटेंस होता टर्न अप द वॉल्यूम, क्या करते हैं, लेट द वॉल्यूम बी टर्न अप, लेट लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा, लेट के बाद द वॉल्यूम, फिर बी टर्न अप। फिर हमने इसको दूसरे वाले तरीके से बनाया, यू आर ऑर्डर्ड टू टर्न अप द वॉल्यूम, इसका तो तीसरा पैटर्न बनेगा नहीं। जब इसमें नॉट डोंट लगा दिया,
तो डोंट से क्या किया, जो अब अंदर वर्ब आ रही थी उसको आपने नेगेटिव कर दिया, और नॉट वाला सेंटेंस वापस किससे बन सकता है? तो ऑर्डर्ड की जगह आप फॉरबिडन भी लगा सकते हैं। एग्जाम में होगा ना ऐसा सेंटेंस, तो क्या करेगा, देखो बहुत बार ऐसे सेंटेंस आए हैं। एक तो उसने ये भी दे दिया, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टर्न अप द वॉल्यूम, ये भी ऑप्शन में दे दिया, और उसी के नीचे ऑप्शन में उसने ये दे दिया, यू आर फॉरबिडन नॉट टू टर्न अप द वॉल्यूम, एक ऑप्शन ये भी दे दिया। तो जब फॉरबिडन आ गया तो उसके साथ दोबारा नॉट नहीं आएगा। तो आप लिख लेना अभी ऐसे, समझ में आ गया। लेकिन जब लिख लोगे एक छोटा सा नोट तो क्लिक रहेगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखना है। पढ़ते वक्त वहां पर हमें यह भी पता होना चाहिए इस तरह के सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है। तो बोलो, यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ? बाकी और प्रैक्टिस है और कुछ आएगा। अभी जो मैं पैटर्न बता रहा हूं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, पहले तो स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद हम पैसिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, चलो इतना मान लिया, और इसके अलावा WH वर्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 3 कंडीशन बता दी। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें एक चीज कॉमन रहेगी, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, ये कंडीशन इंट्रोगेटिव में हमेशा रहेगी, चाहे WH वर्ड है या नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूं ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे इट रेन्स हियर, चलो एक बार हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, इसको दूसरा वाला सेंटेंस में देंगे। मैंने लिखा शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो ये असर्टिव सेंटेंस है, मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं कि वो म्यूजिक सुन रही है, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब मुझे इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना था। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या वो म्यूजिक सुन रही है क्या? सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या किया आपने, इस हेल्पिंग वर्ब को उससे पहले रखा और पीछे ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। सेंटेंस ऐसा होते ही इंट्रोगेटिव हो गया। ऐसा ही हुआ, इज शी लिसनिंग टू म्यूजिक, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको सब्जेक्ट से पहले रखते ही सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। मैंने कहा कि वी हैव ऑलरेडी, ये पैसिव की बात नहीं हो रही, सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। अभी वी हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, हम इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, सॉरी ऑलरेडी देख चुके हैं। सेंटेंस असर्टिव है। इसी सेंटेंस को मुझे प्रश्न में, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना था, क्या हम इस मूवी को पहले से देख चुके हैं क्या? तो मुझे हेल्पिंग वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब जो दिखाई दे रही है उसको मैंने सब्जेक्ट से पहले रख दिया, सेंटेंस हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। हैव वी ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो एक ही चीज है, हेल्प, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रख दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये सारे के सारे सेंटेंस में ऐसा होता है, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी भी नहीं। दिक्कत कहां आती है, ऑल्दो पढ़ते वक्त रहता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त याद नहीं रहता। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, इट रेन्स हियर इन जुलाई, इट रेन्स हियर इन जुलाई, इस सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मैं आपसे पूछूं क्या यहां पर जुलाई में बारिश होती है? इज, डज, क्या है ध्यान रखना है कि जब हमें हेल्प सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव बनाना होगा, समझना इस चीज को, ध्यान से सुन लेना, भूलना मत कभी भी, कसम है मेरी। जब किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखनी है और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम रखेंगे डू, डज, डिड। क्या रखेंगे? डू, डज, डिड। एक रूल है कि जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है
तो हम डू वर्ब से वहां पर काम चलाते हैं, जिसको डमी ऑपरेटर कहा जाता है। तो अगर मुझे यहां पर सब्जेक्ट कौन है, इट सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटेंस में इधर क्या लिखा हुआ है, तो रेन्स के हिसाब से डू की कौन सी फॉर्म अग्री कर रही है, डज। तो मुझे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, डज इट। अब रेन्स नहीं आएगा, अब रेन आएगा, क्योंकि उसका एस इसमें आ चुका है। डू डज ये जो फॉर्म होती है, इसके बाद जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म में रहेगी। बेस फॉर्म का मतलब जिसमें एस और ईएस वगैरह ये कुछ भी नहीं रहेंगे। तो डज इट रेन यर इन जुलाई, इस तरीके से आगे वाला पैटर्न बन गया, पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। और अगर यही सेंटेंस अगर मैं इसको नेगेटिव में दे देता, मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिखता, यू स्टॉल माई मनी। स्टॉल जो होता है स्टील की सेकंड फॉर्म है, चोरी करना, इसकी सेकंड फॉर्म है। अब अगर इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सेंटेंस की बिगिनिंग कहां से कर दूंगा, डिड यू स्टॉल या स्टील, स्टील माई मनी। तो क्या एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये जो मैं बताना चाह रहा था, बात समझ में आ गई। जब सेंटेंस में इस तरह के मान लो ये आ गई, डिड आ गया, डिड कौन सी फॉर्म है, डू कौन सी फॉर्म है। तो एक मैंने बात जब शुरुआत में बताया था कि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में इज एम आर, एक्टिव में सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में वाज वर। तो अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिले जिसमें डज आया हुआ है तो पैसिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इज एम आर। अगर डिड आया है तो क्या चाहिए होगा, वाज वर चाहिए होगा। जो मैं पढ़ाते वक्त जो डाउट माइंड में आएगा वो पहले मैंने क्लियर कर दिया। ये कुछ भी लिखना नहीं है, टेंस में तो पढ़ाया ही जाएगा। अभी टॉपिक समझाते वक्त टाइम तो है ना अपने पास, खूब है, हाँ, अरे 15 मिनट है। अगर लंच मैं यहां मंगवा दूं तो फिर 3 बजे तक क्लास, शाम तक, ठीक है। तो एक काम करो, अच्छा देखो ये तो ऐसे फरमाइश दे रहे हो जैसे मैं मेन्यू कार्ड आपके सामने रख दिया है। देखो, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जो आपने असर्टिव में पढ़ा सेम वही है, बस इतनी सी बात है, इसके एक्टिव के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो पैसिव होगा उसमें भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, इतनी सी बात है। अभी जो सेंटेंस लिखा, डिड यू स्टील माई मनी, अब इसका पैसिव बनाएं। कुछ चीजें माइंड में कैलकुलेशन करो, लिखने की जरूरत है नहीं। सब्जेक्ट कहां है इसका, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिड लिखा हुआ है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत डिड से हो रही है, इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव की भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। अब पैसिव की शुरुआत होगी वॉज या, तो वॉज लगेगा या वर लगेगा, इसका जो डिसीजन है, जैसे यू डिड किसके हिसाब से आया, अब जो यहां पर वॉज और वर जो आएगा, जैसे माई मनी पहले आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। तो मैं सेंटेंस की शुरुआत कहां से करूं, मैंने लिखा वॉज माई मनी स्टॉलन बाय, और यू इधर गया, ये लो। जब अगर ऐसी दिक्कत भी आए ना लिखते वक्त, तो एक काम करो, आपने इधर देखा यहां पर डिड है, तो इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत होगी वॉज या वर से। एक बार दोनों वर्ब कंसीडर कर लो। फिर आपने देखा ऑब्जेक्ट हमें पहले चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही आपने लिखा तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल काम आ रहा ना,
माई मनी के हिसाब से कौन सी वर्ब अग्री कर रही है? तो ये वर्ब सही है, ये हटा दो फिर। बताना इसका एक बार। मैंने कहा डू यू सेल रेडियोज, क्या लिखा हुआ है यहां पर? डू फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब सेंटेंस की बिगिनिंग इज एम आर से होगी। तो अब तीनों में से रेडियो पहले आएगा तो आर रेडियोज, सॉल्ड बाय, और ऑब्जेक्ट इधर गया तो यू, पीछे क्वेश्चन मार्क। कोई डिफिकल्ट है? अभी तो बनाना पड़ रहा है, ऑप्शन में तो सिर्फ देखना पड़ेगा, वर्ब से पता चल जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन इसका बना दो प्लीज। बनाओ बनाओ ऐसे। चलो बिल्कुल सही बात है। डच से आ गया तो इसे मार। वीएस नाइपॉल एक राइटर का नेम है। पहले लिखा हमने, क्या लिखा? इज वीएस नाइपॉल नॉन बाय हिम, और पीछे सही है, सोच लो। पढ़ा था ना हमने, नो और मैरी वर्ब के साथ बाई नहीं लगता, क्या लगता है? टू लगता है। और ये गड़बड़ कैसे सही होगी? प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन आएंगे ना, देखो मैं क्या मानता हूं कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, जो एग्जाम में कोई भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो वैसे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपने पढ़ा किसी पैटर्न पर, एक क्वेश्चन आपके सामने आया, देखो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूं, मेरे से ज्यादा आशावादी मुझे लगता ही नहीं कि दुनिया में कुछ कोई होगा। सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, कितनी भी नेगेटिव हो, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ सही होगा, या ये भी सही होने के लिए हो रही है। मैं ये मानता हूं कि जब मैं कुछ पढ़ रहा हूं, कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, मैंने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया, और वो क्वेश्चन मेरा हो गया गलत, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब दोबारा मेरे सामने वही क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा आता है, लेकिन जो पहले गलत हुआ और वही क्वेश्चन दोबारा आता है, तो मान लो वही भी गलत हो गया। जब हमने उसका आंसर देखा तो हमारे माइंड में ये क्लिक करता है कि अरे यार, ये पहले भी हमारा एक बार गलत हो चुका है, होता ना ऐसा। फिर वो क्वेश्चन जब थर्ड टाइम वापस प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसी पैटर्न का क्वेश्चन थर्ड टाइम आता है सामने, फिर वो गलत होने के चांस नहीं रहते। तो अभी जैसे आपने बाई वाला लिखा, ये पहली बार आया हुआ, अब अगर मान लो मैं वापस दूंगा एक बार और, तो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन कम से कम आपको इतना तो क्लिक करेगा कि पढ़ा है और हमसे पहले भी गलत हो चुका है। ऐसी चीज माइंड में जो क्लिक कर जाए ना, वो हमारे परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है, फिर वो गलत नहीं होगी। तो ऐसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, 4-5, उन 4-5 क्वेश्चन को करने के लिए पहले इतने मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी है कि वहां पर, यहां पर ये सिली मिस्टेक नॉलेज होने के बाद भी हो गई, लेकिन वो एरर वहां नहीं हो, तो सिर्फ पढ़ने से काम चलेगा ही नहीं। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको, मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सेम पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कई बार करनी होगी। तो यहां पर बहुत ही सिंपल था, एक लास्ट सेंटेंस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका पैसिव बना दो, फिर आप लोगों के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूं मैं।
डू यू गो टू अ मॉर्निंग वॉक? इससे बनेगा बिल्कुल। इज अ मॉर्निंग वॉक गॉन? कुछ अजीब सा लग रहा है ना? पैसिव वॉइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट था ही नहीं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट था ही नहीं। देखो वो वॉट और हुम वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, वो है क्या इसमें? गो वॉट है ही नहीं, गो वेयर का आंसर आ रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होती। हिंदी पढ़ी है आपने? पढ़ी है अब कहीं? हिंदी में जैसे होती है ना सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं, इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स होती है। ट्रांसिटिव वर्ब्स होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इनट्रांसिटिव वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो पैसिव जो होता है, नॉर्मली नॉर्मली पैसिव सिर्फ उसी का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। कुछ रेयर ऐसी कंडीशंस है जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के भी पैसिव बन जाता है, लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है कि बिना ऑब्जेक्ट के जनरली पैसिव नहीं बनता। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसका पैसिव बनेगा ही नहीं। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं था। ऐसी सिचुएशन में फोर्थ ऑप्शन होता नन ऑफ दीज। चलो तो ऑप्शन अब है, ऑप्शन अब है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव बनाओ। आग लग गई। इंग्लिश की हिंदी कर दी आपने। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आई विल फायर यू, तो वो जॉब से निकालना होता है। ये नहीं मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। इसका पैसिव बताओ। आज घर तभी जाओगे जब इसका पैसिव बनाओगे। आपकी कसम बनेगा। पहले बताओ ये वर्ड है या सेंटेंस है? कैसे पता चला ये सेंटेंस है? पीछे फुल स्टॉप है ना? देखो, यू आर ऑर्डर टू फायर, बस। मैंने कहा शट अप, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। लो इसका नोट कर लो जल्दी से। पीछे वाली स्लाइड में तो मैंने कहा सिर्फ समझाया था ऐसे ही। अच्छा, माय मिस्टेक। क्या डिस्कशन चल रहा है? अच्छा, लिख लिया। क्या हो गया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में अपन प्रैक्टिस ही करेंगे सिर्फ। न्यू टॉपिक जो है ना, वो प्रैक्टिस करने के बाद में न्यू टॉपिक स्टार्ट करें।
हाँ वही तो, वो सॉल्व हो गया। इसका थोड़ा सा पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में 15-20 मिनट में ये पढ़ के फिर वो वाली शीट सॉल्व कर लेंगे, और फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको इसकी शीट मिल जाएगी, मंडे को इसकी शीट मिल जाएगी मतलब। आप खुद ही बोल देना नेक्स्ट करना हो तो। वो लिख रहे हैं। एक बात पूछूंगा, बुरा नहीं मानो तो? अगर आप बुरा नहीं मानो तो एक पूछ लो कुछ। हाँ, आप दोनों सही। कौन सा टॉपिक चल रहा है? वो मुझे भी पता है कि आपने मजाक में पूछा था। ये तो लिख लिया, लिखना ही नहीं है यहां से। नेक्स्ट। हाँ, एक सेकंड। हो गया। एक सेकंड। यस। हो गया। चलो मिलते हैं फिर।